नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरीहर प्रणव इस चैनल पर। इस चैनल पर हमेशा की तरह हम बात करने वाले हैं आज भी एक किताब की। और इस चैनल पर अक्सर अपन बात करते हैं किताबों की या फिर कविताओं की। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो पहले देखें, सब्सक्राइब उससे ज़्यादा पहले करें और उसके बाद हमें सुझाव भी दिया करें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो फिर क्या पसंद आएगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे कौन से और वीडियो आप देखना चाहोगे। और क्योंकि मुझे तो बड़ी दिक्कत है यार कि आप लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर हमको समझ भी नहीं आएगा, और फिर अगर हमको समझ भी नहीं आएगा तो फिर हम आपको वही बताएँगे और वही सुनाएँगे जो हमारी इच्छा है ना? तो फिर आप हमें बताया करें कि आपको क्या पसंद आता है और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो प्रस्तुत किया जा सके। मगर उससे पहले इस बार हम वीडियो पर बात करने वाले हैं एक किताब की जिसका नाम है खेकड़ा, जो लिखी है रत्नाकर मतकरी ने। खेकड़ा का लिटरल मीनिंग है क्रैब। और उस पर दरअसल ये दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़। ये संकलन है कुछ 11 कहानियों का, जो रत्नाकर मतकरी जी ने एक मैगज़ीन में, एक मासिक में लिखी थी, जिस मासिक का नाम है हंस। और इन कहानियों में पहले मैं रत्नाकर मतकरी जी के बारे में आपको बता दूँ, तो ही इज़ अ ग्रेट राइटर इन मराठी। अगर आप किसी मराठी दोस्त को अपने पहचानते हो या फिर अगर आप खुद मराठी हैं, तो आपको रत्नाकर मतकरी जी का नाम पता नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। ही इज़ अ ग्रेट राइटर, ही इज़ फेमस फॉर थ्रिलर और सस्पेंस थ्रिलर्स के लिए वो ज़्यादा फेमस हैं। मगर उन्होंने हर ज़ोन में, हर जेनर में काम करा है। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यार मैं बतौर राइटर मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो फिर मुझे एक ही टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं आता। तो मैं बहुत अलग-अलग टॉपिक्स पर लिखता हूँ। अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर जीनर्स के ऊपर मैं लिखना पसंद करता हूँ। उनकी दरअसल 250 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, लेट्स नॉट बाइफरकेट देम एज़ शॉर्ट और लॉन्ग स्टोरी। बट उनकी 250 से ज़्यादा कहानियाँ हैं, कुछ 60-65 से ज़्यादा नाट्य उन्होंने लिखे हैं। 3-4 से ज़्यादा उनके उपन्यास प्रकाशित हैं। और अ, वो एक बेहतरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, रह चुके हैं नाट्यों के, थिएटर के, जिसे प्ले बोलते हैं। उनकी कहानियों में बतौर मेरी उनसे जब पहचान हुई थी तब मतलब वो रत्नाकर मतकरी एज़ अ राइटर जब मेरी उनसे पहचान हुई, वो पहचान मेरी हुई थी एज़ उनकी कहानियों से ही। मैं मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो प्लेज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लिखते हैं और उनके प्लेज़ भी बहुत बेहतरीन हैं। औ और उन्होंने कॉमेडीज़ भी स्टोरीज़ लिखी हैं, मगर जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है वो हमेशा की तरह और सब लोगों की तरह सस्पेंस थ्रिलर्स ही बहुत मुझे ज़्यादा पसंद आए हैं। अब हम बात करते हैं इस स्पेसिफ़िक किताब के बारे में, जिसका नाम है खेकड़ा। इसमें जैसे मैंने पहले कहा, इसमें 11 कहानियाँ हैं। और 11 कहानियों में से मेरी फ़ेवरेट नहीं कहूँगा, लेकिन जो मुझे अभी तक ज़हन में मेरे साथ है, ऐसी 3 कहानियाँ हैं। एक तो खेकड़ा जो कि टाइटल स्टोरी है, उसके बाद पावसातला पावणा, बारिश का मेहमान, और तीसरी कहानी है नीमाची नीमा, नीमा की नीमा। उनकी कहानी की एक ख़ासियत ये है ना कि अगर आप उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हो, तो आप रुकने नहीं वाले हो उसमें। आप पहले ही लाइन में, पहले ही सेंटेंस में आप उसमें खींचे चले जाते हो। ये उनकी एक बहुत बड़ी ख़ासियत रही है कि आप उनकी स्टोरीज़ आधी-अधूरी नहीं छोड़ सकते। आप वो पूरी करोगे और उस पर सोचोगे, तब जाकर आपको उस कहानी से मुक्ति मिलेगी। तो अगर आपने एक लाइन पढ़ी है तो आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे, एक पैराग्राफ पढ़ा है तो फिर एक पूरा पन्ना पढ़ोगे, और एक पूरा पन्ना पढ़ने के बाद आप वो कहानी खत्म किए बिना रुकने नहीं वाले हो। तो मुझे जैसे अपन ने एक लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो जो अपना था नाव दुर्घटना, आपको ऊपर लिंक अभी आ चुकी होगी, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, नाव दुर्घटना जो लिखी गई थी रवींद्रनाथ टैगोर जी के हाथों, और ये जो कहानियाँ लिखी गई है रत्नाकर मतकरी जी के हाथों, मुझे लगता है ये एज़ अ राइटर इनको ह्यूमन इमोशंस या फिर एक इमोशन के बेस में, उसके रूट में जो रियल इमोशन है ना, हम बतौर इंसान हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा कल्चराइज़ किया है, ऐसा हमें लगता है, जो अपन ने नहीं करा है। बट अपने को लगता है कि अपन बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ हो चुके हैं, तो अपने हर इमोशन के पीछे एक
छुपा रियल इमोशन होता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको उस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा जो आप जता रहे हो, उसका कारण कुछ अलग है, जो आपको शांत रहने के बाद समझ में आता है। तो ये जो अ, छिपे इमोशंस होते हैं ना, जो एक बेस इमोशंस है अपने, वो इन राइटर्स को बहुत अच्छे से समझ आए हैं। और जब उन्हें समझ में आए, तो अब वो इन इमोशंस को इमेजिन करते हैं हर सिनेरियोज़ में, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से उनके पास अनेक कहानियाँ होती हैं, लेकिन उन कहानियों के पीछे का एक ह्यूमन फेस या फिर एक ह्यूमन इमोशन ना वही का वही रहता है। तो मैं आज उनकी एक कहानी आपको सुनाऊँगा, जो है नीमा की नीमा। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आप इमेजिन कर सकते हैं, 60 या 70 के दशक में एक पिताजी हैं और उनकी एक छोटी बेटी है। कुछ 7-8 साल की बेटी है, और उस बेटी का नाम नीमा है, और नीमा की एक गुड़िया है, जिसका नाम उसने नीमा ही रखा है। तो ये नीमा की नीमा है, और वो उस गुड़िया से वैसा ही बर्ताव करती है जैसा वो अपने आप से बर्ताव करना चाहती है या फिर लोगों से करवाना चाहती है। नीमा का उसके पिताजी के अलावा कोई नहीं है, और उसके पिताजी का नीमा के अलावा कोई नहीं है। मगर अब इन इंजीनियर भाई साहब को एक पोस्टिंग आई है किसी दूर-दराज के इलाके में, जहाँ पे एक डैम बनवाना चाहता है सरकार, और उसके लिए इन्हें बहुत घूमना पड़ेगा उस जगह पे, अकेले सफ़र करनी पड़ेगी। दूर-दराज का इलाका है, वहाँ पे कोई सुविधाएँ भी नहीं है, तो फिर जब पूरा दिन काम करना है, तो फिर मैं नीमा का ख़्याल कैसे रखूँगा? इस कशमकश में वो नीमा के पिताजी फँसे हैं, और बस, लेकिन 6-8 महीनों की बात है, ये सोचकर वो अपने किसी दूर की रिश्तेदार, एक बहन है, उसके हाथों नीमा को सौंप देते हैं, और कहते हैं कि यार आप इसका ख़्याल रखिए, मैं 6-7 महीने में वापस आ जाऊँगा और फिर नीमा को लेके जाऊँगा। अब इस बहन से इनका कोई वैसे सीधा ताल्लुकात है नहीं, इन्होंने कुछ 6-8 सालों में उनसे बात भी नहीं हुई है, मगर अब कुछ चारा भी नहीं है, अब और क्या किया जा सकता है? तो ये एक बेहतर सरल मार्ग है, जिससे नीमा भी सुरक्षित रहे, मेरा भी काम हो जाए, और फिर मैं वापस आऊँ तो मैं नीमा को लेके चलता बनूँ। ये सोचकर वो नीमा को उसकी बहन के पास अ, छोड़ते हैं, और जिस दिन छोड़ते हैं उस दिन फिर उनकी बहन तो अच्छे से स्वागत भी करती है उनका, और अंदर जाने के बाद अ, हम मराठी में बोलते हैं गाल-गुच्चे, कि गाल पे बच्चों को जो किस किया, तो वैसा उसकी बहन, मतलब नीमा के पिताजी की बहन नीमा के साथ करती है, उसे किस देती है गालों पर, और जाते हुए फिर आप जाइए, मैं ख़्याल रखूँगी, ऐसा कह देती है। और अलविदा कहने के लिए जब नीमा अपने पिताजी के पास आती है, तो वो बोलती है कि पिताजी कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से रह लूँगी यहाँ पर। और ऐसा कहते हुए नीमा अपने गुड़िया के कान को काटती है। ये थोड़ा अजीब लगता है उसके पिताजी को, लेकिन उन्हें लगता है कि ठीक है, वो गुस्सा होगी अपने पे, कि है ना, कि मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ, तो अब वो मुझ पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकती, तो वो कुछ ऐसा ही कुछ कर रही है मानो। और वो चले जाते हैं। उनका पत्र व्यवहार हमेशा होता रहता है, कि खत आते हैं, खत जाते हैं। खत में हमेशा यही लिखा होता है कि नीमा बोलती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी गुड़िया बीमार है, लेकिन मेरी गुड़िया मेरे से बहुत मार खाती है। गुड़िया अच्छी नहीं रह रही अभी, गुड़िया बीमार है। और 5 महीने बाद तो इन सारे खत की वजह से कुछ चंचलता तो निर्माण हुई है नीमा के पिताजी के ज़हन में, मन में, कि यार ये ऐसा क्यों बोल रही है? और फिर एक आखिरी खत आता है, जिसमें वो बोलती है कि अब गुड़िया मरने वाली है पिताजी, आप हो सके तो आ जाइएगा। तो वो परेशान होते हैं और वो वापस आ जाते हैं। वो वापस आने के बाद फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन एक मानसिक रुग्ण है, मेंटली अनस्टेबल है, जो नीमा को बहुत मार रही थी, क्योंकि उनकी बहन की खुद की कोई संतान नहीं थी, और वो उस कारण मानसिक रुग्ण बन के नीमा को बहुत सता रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, मार रही थी। और ख़ैर फिर पुलिस बुलाई जाती है उन्हें, जब नीमा के पिताजी घर में आते हैं, तो फिर वो भाग जाती है, फिर वो पुलिस को मिलती है, वो सब हो जाता है, मगर तब उन्हें समझ में आता है कि नीमा तो अपने गुड़िया के साथ वही बर्ताव कर रही थी, जो नीमा के साथ बर्ताव हो रहा था। तो जब मेरी बहन ने शुरू में नीमा को गाल पे किस किया था, तो वो गाल पे किस नहीं किया था, उसने नीमा के कान को काटा था, जो नीमा ने मुझे आकर बताया भी था, उसकी गुड़िया के कान काट कर, जो मुझे समझ में नहीं आया।
और उसके बाद उस गुड़िया की हालत ख़राब है ये वो बताना चाहती थी खत में, और ये बताकर वो बस यही जताना चाह रही थी कि उसकी भी हालत ख़राब है। तो फिर इससे परेशान होकर जब वो वापस आ जाते हैं, नीमा की तबीयत थोड़ी सहज अच्छी हो जाती है। उसके बाद एक बार हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद नीमा के पिताजी नीमा को कहते हैं कि क्यों, ये गुड़िया तो बहुत ख़राब हो गई है, अब क्या एक नई गुड़िया लाई जाए आपके लिए कि अ, गुड़िया के हाथ-पैर भी टूट गए हैं, अंदर का कप्पस भी बाहर आ गया है। तो तब नीमा कहती है कि पिताजी मैं ये गुड़िया अपने ही साथ रखूँगी, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर क्या आप मुझे भी बदल देते? अगर मैं खराब हो जाती तो? और फिर यहाँ कहानी खत्म हो जाती। ये जिस था सिर्फ़, ये एक इंट्रोडक्शन था आपको उस एक कहानी का, ऐसी 11 कहानियाँ हैं इसमें। अगर आपको कहीं ट्रांसलेशन मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अ, रत्नाकर मक्करी जी एक बेहतरीन लेखक थे। मई 2020 में वो हमारे साथ अब नहीं रहे। वो उनकी पुण्यतिथि 17 मई 2020 है। तो अगर ऐसी ही कुछ और कहानी आपको उनकी सुननी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वर्ड टू वर्ड भी पूरी की पूरी कहानी हिंदी में सुननी हो तो भी बताइएगा। ऐसे कुछ जेस्ट हो तो बताइएगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा, और फिर हम वैसी कुछ कहानी आपके लिए लेके आएँगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते रहेंगे।